हेलो, दिस इज़ मंजीव विश्वकर्मा। हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जोग्राफिकल थाट पे। तो लास्ट कुछ एपिसोड में हमने देखा एक तो ग्रीक स्कूल ऑफ थाट, रोमन स्कूल ऑफ थाट, देन वी वेंट ऑन covering the dark age and the geographical knowledge and epistemology during dark age. Later on we went on covering the Arab school of geographical thought, what were their contribution and how they shaped the entire landscape of geographical understanding. Thereafter what happened कि यूरोप में पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती है, मीन्स इनलाइटनमेंट का स्टार्ट होता है। तो इन थोड़ा सा टेकिंग अ बैकग्राउंड, तो इफ़ यू टॉक अबाउट इनलाइटनमेंट, अगर हम इनलाइटनमेंट की बात करते हैं मीन्स पुनर्जागरण की बात करते हैं, तो पुनर्जागरण के दो बड़े आधार थे। एक आधार था साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो हो रहे थे, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और एक दूसरा बड़ा आधार था एज ऑफ एक्सप्लोरेशंस। तो साइंटिफिक रिवोल्यूशन ने क्या किया, जैसे कि न्यूटन आया, लॉज ऑफ मोशन इन्होंने दिया, कैपलर आया, उन्होंने सन अर्थ का जो रिवोल्यूशन का सीक्वेंस था उसको अच्छे समझाया। एंड गैलीलियो एंड कोपरनिकस ने एक हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट को जन्म दिया। साइंटिफिक साथ में साथ एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जैसे कि हमने देखा कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन की शुरुआत कहीं ना कहीं एक अर्ली सेंस में अरब के टाइम में ही हो गई थी, बिकॉज अरब जो थे वो देवर पीपल, वॉन्डरिंग पीपल थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वॉन्डर किया करते थे। लेटर ऑन इट वेंट ऑन इनटू यूरोपियन सबकॉन्टिनेंट, स्पेशली स्पेनिश जो किंग हुआ करते थे, ये स्पॉन्सर क्या करते थे। फॉर एग्जांपल कि अल इर्दिसी को भी स्पॉन्सर करने वाला एक स्पेनिश राइटर था। तो दीज थिंग्स व्हाट दे ब्रॉट इनटू चेंज इन जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग एज वेल। तो जोग्राफिकल जो भौगोलिक समझ थी उसमें भी काफ़ी परिवर्तन लाया इन दो चीज़ों में। तो इस परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है कि जोग्राफी में नई साइंस एम्पिरिसिज्म स्टार्ट होता है। एम्पिरिसिज्म मीन्स किसी भी घटना या परिघटना का अध्ययन साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। फैक्ट बिकेम अ इम्पॉर्टेंट टूल टू अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट। दूसरी चीज़, चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से फिर से देखा जाने लगा। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल, लाइफ फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स, पीपल, सोसाइटीज़, हर चीज़ का। चौथी चीज़ हो गया कि घटना या परिघटना को दिखाने या दर्शाने का जो तौर या तरीका स्टार्ट हुआ, साइंटिफिक होने लगा। चीज़ों को साइंस का एक आधार दिया गया। तो दीज वो सम मॉडर्न या रेनेसां पीरियड, जिसके टाइम में इस प्रकार की मेथोडोलॉजीज़ एडॉप्ट की गई किसी भी डिसिप्लिन को समझने या एक्सप्लेन करने के लिए। ज्योग्राफी वाज वन ऑफ द डिसिप्लिन जिसमें इन सब चीज़ों का यूज होना स्टार्ट हो गया। तो अगर हम बात करते हैं कि जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू के बारे में बात करें, तो हम ये देखते हैं कैसे 18th और 19th सेंचुरी में एक नई ज्योग्राफी की शुरुआत होती है। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक स्ट्रांग एम्फेसिस किया गया, दो चीज़ें बताया मैंने, एक साइंटिफिक मेथड्स पे और एम्पिरिसिज्म पे। साइंटिफिक मेथड पे और एम्पिरिसिज्म पे कैसे एक स्ट्रांग फोकस डाला गया। तो ये जो चीज़ें जर्मनी में हो रही थी, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाई, पहला चीज़ इनलाइटनमेंट, और दूसरी चीज़ जर्मनी की फ़िलासफ़ी में कांट आ चुके थे। जर्मनी की फ़िलासफ़ी में कांट आ चुके थे। जर्मनी की फ़िलासफ़ी में और भी बड़े बड़े दार्शनिक आ चुके थे जिन्होंने पूरी जोग्राफिकल आइडिया को रीशेप किया। इनलाइटनमेंट आइडिया और जो जर्मन फ़िलासफ़ी थी उसको रीशेप किया। गोथे
and the second personality is Goethe. He has a great influence on understanding geography. तो ये सब बड़ी बड़ी इनलाइटनमेंट के आइडियाज़ और जर्मन फिलासफी बेस्ड ऑन कांट्स एंड गोथेज फिलासफी इसने रीसीव किया जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। तो वन ऑफ द जो पॉनियर जोग्राफर्स थे, अगर हम जर्मन स्कूल की बात करते थे, तो देयर आर टू फादर फिगर्स इन जर्मन जोग्राफी एज वेल एज द जोग्राफी एज अ होल, चाहे वो पूरे हम मॉडर्न जोग्राफी की बात करते हैं तब भी, और जर्मन जोग्राफी की बुनियाद रखने में इन दो लोगों का बड़ा योगदान था। एक तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और दूसरा कार्ल रिटर। दीज वर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ जोग्राफी, मॉडर्न जोग्राफी एज वेल एज जोग्राफी इन जर्मनी। तो इन्होंने काफ़ी की रोल प्ले किया और कहीं ना कहीं मॉडर्न जोग्राफी की शुरुआत इन्हीं दोनों के वर्क्स और अंडरस्टैंडिंग और मेथोडोलॉजी से स्टार्ट होती है। इनका मेन फोकस था स्पेशल एनालिसिस पे, किसी स्पेस, किसी स्थल, किसी स्पेस को लेना, उसका एनालिसिस करना कि वहाँ पर उसका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वहाँ पे क्लाइमेटिक और ह्यूमन और क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं जो उस जगह को एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वहाँ पर पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जो हैं वो कैसे मानव को प्रभावित करती हैं, उस चीज़ का अध्ययन करना, साथ ही साथ क्षेत्रीय अध्ययन भी करना चालू किया गया। तो इस प्रकार से तीन चीज़ों पर बड़ा फोकस किया गया। एक चीज़ था स्पेशल एनालिसिस, दूसरी चीज़ थी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और तीसरी चीज़ रीजनल स्टडीज़। ये तीन अप्रोचेस कहीं ना कहीं स्टार्ट होते दिखाई देते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आते हैं तो पूरा का पूरा जर्मनी स्कूल ऑफ थॉट, जर्मन का स्कूल ऑफ थॉट, इट वॉज based on early thought that was laid down in enlightenment. Enlightenment में क्या दिया गया? पहला चीज़, science became the core of understanding any phenomena. Enlightenment का proposition क्या था? If any fact or phenomena is to be explained or analyzed, the science should be the core of the principle. दूसरी चीज़, घटना परिघटना को देखने का जो नज़रिया हुआ वो एम्पिरिकल बना। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ह्यूमनिज़म को जन्म दिया गया। ह्यूमनिज़म, थियोलॉजी को छोड़कर हर एक डिसिप्लिन का उद्देश्य हुआ टू फोकस द होल थिंग इज़ जस्ट फॉर द ह्यूमन्स कॉज। तो साइंटिसिज्म, एम्पिरिसिज्म और ह्यूमनिज्म, दीज वर सम द गाइडिंग लाइट्स ऑफ एनलाइटनमेंट, जो आधार बना। और इस चीज़ का डेवलपमेंट और या फिर इस चीज़ का डिसिमिनेशन एंटायर यूरोपियन एकेडमिया में देखने को मिलता है और उसी को एनलाइटनमेंट कहा जाता है। और ये सब चीज़ें साथ ही साथ जर्मन फिलॉसफी जो कांट हो गए, कांट वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ जर्मनी। उनकी फ़िलासफ़ी द प्रैक्टिकल रीजन, एक बुक है इनकी, एक किताब का नाम है द प्रैक्टिकल रीजन। इट बिकेम द गाइडिंग प्रिंसिपल कि किसी भी थ्योरी और मॉडल को कैसे डील किया जाए, थ्योरी एंड मॉडल को कैसे डील किया जाए। और ज्योग्राफी को कैसे इन्होंने, जो जर्मन फिलासफी थी, इट पुट ज्योग्राफी एज ए साइंस। इट वॉज फर्स्ट जर्मन ज्योग्राफी जिसने बताया कि ज्योग्राफी एक साइंस है। जर्मन फिलासफी, इसने ज्योग्राफी को साइंस कैटेगरी में रखना। इन्होंने दो प्रकार की साइंस बताई थी, एक फिजिकल साइंस, दूसरा होता है एक फिजिकल साइंस होता है, दूसरा लॉजिकल साइंसेस। तो ज्योग्राफी इज ए फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंस में दो साइंस की बात किया था इन्होंने, एक तो ज्योग्राफी की और दूसरा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बोथ आर साइंस, ये जर्मन फिलासफी का मानना था। एंड द फाउंडर ऑफ दिस फिलासफी वॉज द इमैनुअल कांट, कांट। ठीक है, कांटियन आइडियाज ने काफ़ी प्रभावित किया। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के फॉर्म में स्टार्ट किया गया। और किसी भी चीज़ को साइंटिफिक डिसिप्लिन में रखने के दो बड़े प्रायोरिटीज़ होती हैं। पहला चीज़, एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया जाए, दैट ये प्रिंसिपल ज्योग्राफी में अप्लाई होना चालू हो गया। और चीज़ों को देखने और समझने में एक क्लासिफिकेटरी अप्रोच अडॉप्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल, हमें लाइफ फॉर्म्स को करना है तो फर्स्टली वी हैव टू डिवाइड इनटू लाइफ फॉर्म इनटू टू लाइफ फॉर्म, मेरीन लाइफ फॉर्म और टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म। देन मेरीन में भी क्लासिफिकेशन। तो हर चीज़ को क्लासीफाई करके बहुत माइन्यूट स्टेज पे आकर हम, या फिर जैसे हम किंगडम की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के एनिमल किंगडम, प्लांटिया किंगडम, एनिमल किंगडम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ का साइंटिफिक एनालिसिस बेस्ड करता है, एक तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पे, दूसरा क्लासिफिकेशन पे। इस प्रकार से एक नींव डाली गई साइंटिफिक ज्योग्राफी की। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट में, जर्मन ज्योग्राफी में नींव डाली गई साइंटिफिक
अप्रोच की ज्योग्राफी को देखने की। इसके साथ ही साथ कार्टोग्राफी में और एक्सप्लोरेशन में भी काफ़ी काम होना चालू हो गया। फॉर एग्जांपल मार्केटर फ्रॉम जर्मनी, मार्केटर जो था ही वाज आल्सो फ्रॉम आई थिंक जर्मनी, और उसने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया ज्योग्राफिकल कार्टोग्राफी को, एक नया आयाम दिया उसने, और एक्सप्लोरेशन भी स्टार्ट हो गए। ज्योग्राफी इस तरीके से एक एकेडमिक फील्ड हो गई जो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाने लगी। जर्मन स्कूल के कुछ के आइडियाज़ थे। पहला चीज़ तो जर्मन स्कूल वाज फोकस्ड ऑन डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जर्मनी स्कूल का मुख्य काम था इस चीज़ का अध्ययन करना, कैसे ह्यूमन और इन्वायरमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, इनके रिलेशनशिप क्या हैं, इनका अध्ययन करना था। दूसरा चीज़ इनका मेन फोकस था कि ज्योग्राफी को फिजिकल ज्योग्राफी के फॉर्म में अलग से पढ़ाना। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब कि जो फिजिकल एस्पेक्ट हैं ज्योग्राफी के, फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोटिक सेक्शन ऑफ द ज्योग्राफी, इसका स्टडी करना एक नेचुरल साइंसेस के फॉर्म में। इस प्रकार से नेचुरल साइंसेस और फिजिकल ज्योग्राफी पे इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस था। इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी को बहुत सिस्टमैटिक बनाया। सिस्टमैटिक इन द सेंस रीजनल ज्योग्राफी सिस्टमैटिक डिसिप्लिन में कैसे रखा कि किसी एक रीजन की स्टडी करना है, देयर आर 2 ब्रांचेस टू स्टडी और उनके रिलेशनशिप को। पहला तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को पढ़ लेना, वहाँ के लाइक लिथोस्फेरिक फीचर को, लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, टेरेन, मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, इसकी स्टडी कर लेना, और ह्यूमन एस्पेक्ट को स्टडी करना कि वहाँ पर कैसी इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स, ये कैसी चीज़ है। तो रीजनल ज्योग्राफी वो सिस्टमैटिक डिसिप्लिन के फॉर्म में स्टार्ट हो गई। इनके टाइम में ढेर सारे फील्ड वर्क कैरी आउट किए गए, इंपेरिकल डेटा कलेक्ट किया गया, जिससे साइंटिफिक बेसिस पे या फिर जितने भी फैक्ट थे या फिनोमेना एक्सप्लेन करना था उसको बहुत एक्यूरेटली एक्सप्लेन या एनालाइज किया जा सके। इनके टाइम में मैप और स्टैटिस्टिकल टूल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया। इस प्रकार से हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमिक्स को जोड़कर ज्योग्राफी को और ज़्यादा एडवांस फॉर्म में मॉडर्न ज्योग्राफी बनाई गई। तो ज्योग्राफी में हम हिस्ट्री देख रहे हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इन सबको भी बुनियाद मिला। आते हैं पहले इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर एंड वन ऑफ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा इनका एम्फेसिस था, तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है। एंड मोर ही इज़ आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी या फिर सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को देखने का एक सिस्टमैटिक अप्रोच इन्होंने दिया। तो इन्होंने कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन नेचर की बात किया। इनका ये मानना था कि किसी भी नेचर में जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट सेपरेट, बल्कि वो एक दूसरे से यूनिटी में होते हैं। उस चीज़ को इन्होंने समझाया। साथ ही साथ इन्होंने बताया किसी भी फैक्ट, फिनोमेना या प्रोसेस को अगर आपको डिफाइन करना है, यू हैव टू रिलाई ऑन डेटा। डेटा इज़ द कोर ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन एनालिसिस। तो डेटा कहाँ से मिलेगा? फील्ड ऑब्जर्वेशन से। इस प्रकार से इनका पूरी ज्योग्राफी एम्पिरिकल ज्योग्राफी थी, बेस्ड ऑन डेटा एंड इंक्वायरी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सप्लोर किया लैटिन अमेरिका को और वहाँ की फिजिकल ज्योग्राफी को काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंट किया। इन्होंने आइसोथर्म्स लाइन को इंट्रोड्यूस किया। आइसोथर्म लाइन जो समान पूरे ग्लोब पे समान तापमान को जोड़ने वाली देखा, उसका इन्होंने उसको खोजा और क्लाइमेटिक स्टडीज़ में उसको काफ़ी अच्छे से यूज किया। बाद में इन्होंने इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल स्टडीज़ किया डिफरेंट रीजन्स पे, चूँकि ये पेरू हो गए, साउथ अमेरिका के नदर्न पोर्शन में, वेनेजुएला वाले रीजन में, पेरू वाले रीजन में इनका काफ़ी अच्छे से स्टडी किया। साथ ही साथ लैटिन अमेरिका में ये आए, हॉन्डुरस के आसपास, क्यूबा गए, तो उन सब जगहों से ढेर सारे इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल डेटा इन्होंने कलेक्ट किया। उसके बाद में इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल ज्योग्राफी कहीं ना कहीं शुरुआत देखी जाती है। अगले इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर हैं कार्ल रिटर ने पॉनियर किया रीजनल ज्योग्राफी, इसलिए इसे फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहता है, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। और स्पेशल एनालिसिस, किसी एक स्पेस का एनालिसिस करना कि वहाँ पर कौन से फिजिकल और ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं और कैसे फिजिकल ह्यूमन एट्रीब्यूट एक दूसरे से कोरिलेटेड और इंटर रिलेटेड होते हैं, उसका स्टडी करना कोशिश किया इन्होंने कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल डिटरमिनिज्म दिया। इनका ये मानना था कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो वहाँ की ज्योग्राफिकल करैक्टरिस्टिक होती है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल कंडीशन। वहाँ पर जैसा प्रिवेलिंग इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, वहाँ की वैसे ही ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट दोनों सेंस में, चाहे वो फिजिकल एट्रीब्यूट हो चाहे ह्यूमन एट्रीब्यूट हो। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि रोल इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट किसी भी कल्चर को
शेप करता है कि कहीं पर कल्चर जैसा होगा वो डिपेंड करता है वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है। इन्होंने हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल स्टडीज़ को दोनों बताया, किसी भी जगह की स्टडी करना और वहाँ पर जो चेंजेज आते हैं उसको समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन। इन्होंने एक किताब लिखी थी, इन किताब का नाम था अर्धकुंडे। ये फाउंडेशनल जोग्राफिकल वर्क था जो कंटेम्प्रेरी जोग्राफिकल थॉट, अंडरस्टैंडिंग और लिटरेचर को वो इम्पैक्ट डाला। तो इस प्रकार से इन्होंने फ्यूचर जोग्राफिकल मेथडोलॉजीज़ पर काफ़ी काम किया और उसको समझाया। अगले इंपॉर्टेंट जर्मन जोग्राफर हैं फ्रेडरिक रैटजेल। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल जोग्राफी। इन्होंने पॉलिटिकल जोग्राफी काफ़ी काम दिया। इन्होंने कंसेप्ट दिया लेबेसराम का। इन्होंने किताब भी लिखी थी पॉलिटिकल जोग्राफी। इनकी 2 किताबें फेमस हैं। पॉलिटिकल जोग्राफी किताब लिखा था, किताब इन्होंने लिखा पॉलिटिकल जोग्राफी, और दूसरी किताब का लिखा था इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी। इन्होंने 2 वॉल्यूम में लिखा था एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी वही जोग्राफी है कि ये जोग्राफी ये कोशिश करती है यही इन्हें फादर ऑफ डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है, फादर ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद का जनक भी कहा जाता है। इसलिए जनक कहा जाता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी में उन्होंने इस्टेब्लिश किया कैसे कि कल्चर, सोसाइटी, माइग्रेशन और उसमें होने वाले जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स है एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सोसाइटीज, ये सोली डिपेंड करता है कि वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसे हैं। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन एक गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं कहीं भी कल्चर, माइग्रेशन, हिस्ट्री, लिगेसी, इन सब में। इस प्रकार से इन्होंने ऑटोबायोग्राफी में अपने एंथ्रोपोजियोग्राफी में इस कंसेप्ट को दिया। इसी कंसेप्ट को डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। इन्होंने अगला एक कंसेप्ट दिया था लेबेसराम का, लिविंग स्पेस का। इट वाज द कार्डिनल स्टोरी ऑफ द पॉलिटिकल जोग्राफी। उनका ये मानना है कोई भी राज्य होता है या कोई भी टेरिटरी है, टेरिटरी इज अ लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस की होता है पीपल, 2 एस्पेक्ट हैं इसकी। पहली चीज़ तो द स्पेस इज फिल्ड बाई लिविंग पीपल। दूसरा चीज़ स्पेस इटसेल्फ इज लिविंग। उनका एक कंसेप्ट था कि जो जगह होती है वो खुद लिविंग होती है, बिकॉज इट सर्व द नीड ऑफ द पीपल लिविंग देयर। ये वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब ऐसा होता है कि ये क्षेत्र हमेशा अपना विस्तार करता जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाली जनता या जनसंख्या जो होती है इसके इनमें उपस्थित संसाधनों पर निर्भर करती है। जब संसाधन कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिक ये स्पेस फैलता जाता है और वो अपने आसपास के क्षेत्रों का अधिग्रहण करता है। और ये क्षेत्र है, क्षेत्र की एक विशेष सांस्कृतिक पहचान होती है। हर एक क्षेत्र की अपनी एक यूनिक कल्चर आइडेंटिटी होती है। हर एक क्षेत्र की अपनी यूनिक कल्चर आइडेंटिटी होती है, जिसे लेबेसराम कहते हैं। वहाँ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वहाँ की जो कल्चर आइडेंटिटी, उसी को लेबेसराम बोलते हैं। हर एक लेबेसराम अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता है ताकि उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो समाज हैं, समूह हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता जाए। तो इस प्रकार से इन्होंने जस्टिफाई किया कि एक रीजन, ये हर क्षेत्र, हर राज्य, साम्राज्य इसलिए विस्तार करते हैं क्योंकि वो अपने साम्राज्य के अंदर उपस्थित जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो इस चीज़ को इन्होंने एक कोड बनाया पूरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। तो इस प्रकार से इनका जो ये विचार था, लेबेसराम का विचार था, इसने कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन थ्योरीज को इन्फ्लुएंस किया। इन्होंने ज्योग्राफी में एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी को ऐड किया। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन की स्टडी करना, साथ ही साथ सोशोलॉजी क्या होता है, टू स्टडी द वर्क्स ऑफ ह्यूमन की स्टडी करना। एक ह्यूमन की स्टडी करना और दूसरा वर्क्स ऑफ ह्यूमन की स्टडी करना। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन के 2 एस्पेक्ट, एक तो फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन का जो कैसे बना, उसकी उत्पत्ति इन सब चीज़ की, और दूसरी चीज़ उसका बिहेवियरल। तो 2 एस्पेक्ट हुआ ह्यूमन के बिहेवियर। वर्क्स ऑफ ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन के एक्टिविटीज़, जैसे उसका कल्चर, उसका रिलीजन, उसका लैंग्वेज, उसकी इकोनॉमी, इन सब की स्टडी करना। तो इन्होंने ये पाया कि ज्योग्राफी कहीं ना कहीं मानव एक प्राकृतिक मानव, इसे एंथ्रोपोलॉजिकल ह्यूमन बोलते हैं, प्राकृतिक मानव। तो मानव की संरचना, उसके व्यक्तित्व, उसके व्यवहार, उस चीज़ का अध्ययन करना। दूसरा चीज़ कि मानव एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में उन चीज़ों के जो अंतः संबंध हैं, उस चीज़ का अध्ययन ज्योग्राफी है, इनका ये मानना था। और उसी को एंथ्रोपोजियोग्राफी में इन्होंने बताया। इन्होंने माइग्रेशन और स्प्रेड ऑफ कल्चर दोनों पर काम किया। इनकी पहली किताब जो एंथ्रोपोजियोग्राफी की पहली किताब थी, वो इस पहले आइडिया को निकालती है और ये बताती है कैसे कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जो पहली किताब थी, पहला वॉल्यूम था, वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बात करती है कैसे कि
कि कैसे कि इन्वायरमेंट किसी भी जगह पर वहाँ के कल्चर सोसाइटी इसको शेप करता है। दूसरी चीज़ बताता है कि किसी भी जगह पर कल्चर है, जो सोसाइटी या माइग्रेशंस हैं, कैसे किसी की जगह के फिजिकल एस्पेक्ट को चेंज करते हैं। इस प्रकार से इनके आइडियाज़ को नाज़ी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, जो नाजियों की विस्तारवादी नीतियाँ थीं, उसमें लेविस्ट्राम के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से लिया गया और इस प्रकार से नाज़ी जर्मनी का विस्तार के लिए और नाज़ी का मतलब जर्मनी का विस्तार और नाज़ी जो वैचारिकी थी या जो फिलॉसफी थी, उसने उस चीज़ को जस्टिफाई किया। अगले इंपॉर्टेंट जोग्राफर है हेटनर। हेटनर ने कंसेप्ट दिया कोरोलॉजिकल। उन्होंने कोरोलॉजिकल अप्रोच की बात की, रीजनल अप्रोच की। उनका मानना यह था कि जोग्राफी के अध्ययन करने के दो आधार हैं। एक तो जोग्राफी सिस्टमैटिक होता है, जोग्राफी पढ़ने का एक आधार होता है सिस्टमैटिक, कि आप क्रमबद्ध अध्ययन करिए। क्रमबद्ध अध्ययन में क्या होता है, कोई एक घटना लीजिए भूगोल का, उसका अध्ययन करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फिजिकल एस्पेक्ट ले लिया, ह्यूमन एस्पेक्ट ले लिया, फिजिकल में भी लिथोस्फेरिक एस्पेक्ट ले लिया या क्लाइमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट ले लिया, तो आप कोई विषय वस्तु लीजिए, उसका अध्ययन करिए, डिटेल अध्ययन करिए, कारण और प्रतिरूप सहित और उसका प्रभाव सहित उस चीज़ का अध्ययन करिए। कोई लॉजिकल अप्रोच बोलता है कि कोई एक रीजन ले लीजिए और रीजन में सभी भौगोलिक परिस्थितियों का, मानवीय या प्राकृतिक परिस्थितियों का एक क्रमबद्ध और सिंथेटिक अध्ययन करिए, उस चीज़ पर फोकस किया। तो कोलॉजिकल अप्रोच पर इनका फोकस था। इनका ये मानना था ज्योग्राफी एक साइंस है स्थानों और जगहों की है। इन्होंने जो इनसे पहले के जो विद्वान थे रैडजेल के इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट को क्रिटिसाइज़ किया। इनका मानना था हर जगह का अपनी एक सांस्कृतिक स्थिति होती है, अपने सांस्कृतिक आदर्श होते हैं, उनकी अपनी एक सीमाएं होती हैं। किसी एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र पर अधिग्रहण बहुत को जस्टिफाई इन्होंने नहीं किया। इन्होंने ज्योग्राफी को डिफाइन किया एज ए स्पेशल रिलेशन, कि जगह क्या होती है, किसी स्थान में उपस्थित सभी चीज़ों के अंतर संबंधों का अध्ययन बताया। इन्होंने बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी पर काफ़ी इंटरेस्ट डाला और प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे आइडियाज़ पर इन्होंने काफ़ी काम किया। इन्होंने हिस्टोरिकल और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच रिलेशन भी इस्टेब्लिश किया और उसको ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट मैटर मानते हुए उसके अध्ययन पर भी एम्फेसाइज किया। अगले इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर आते हैं वॉल्टर क्रिस्टॉलर। क्रिस्टॉलर एक इंपॉर्टेंट अर्बन ज्योग्राफर थे। अर्बन ज्योग्राफर क्या है कि ही वॉज अ ज्योग्राफर हु डील्ट विद द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने डील किया स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पे। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी एक जगह पर जो कि सेंटर्स होते हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, कस्बे हों या महानगर हों, उनका स्थानीय वितरण कैसे होता है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानीय संगठन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे एक दूसरे की उपस्थिति और एक दूसरे के मार्केट एरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी के आधार पर इन्होंने एक थ्योरी दिया था, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। इनके थ्योरी का नाम था सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ये कोई एक जो सिटी सेंटर होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। इसके तीन टाइप के फंक्शन बताए। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है, दूसरा मार्केट फंक्शन होता है, तीसरा ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है। और कैसे डिफरेंट सिनेरियोज में ये सेंटर कैसे वर्क करता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एरिया कितना होता है, कितने को कवर करता है, इस चीज़ को इन्होंने डिटरमाइन करने की कोशिश किया। इस प्रकार से इन्होंने सेटलमेंट का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को बताने की कोशिश किया। इन्होंने इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को साथ में एनालाइज किया और ज्योग्राफी का एक पार्ट बताया। इन्होंने अर्बन और रीजनल प्लानिंग पर काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। जैसे हम सिटी सेंटर, बाद में इसी चीज़ को ग्रोथ पोल थ्योरी में इंटीग्रेट किया गया। कैसे कोई एक सेंटर डिफरेंट फंक्शन सर्व करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और ट्रांसपोर्ट फंक्शन, इसके अलावा मार्केट फंक्शन कैसे फंक्शन करता है, और कैसे उसका लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैसे सेंटर ऑफ ग्रोथ का काम करता है। इस सब चीज़ों पर इन्होंने काफ़ी काम किया। इस प्रकार से ये इनका जो थ्योरी है, ये वन ऑफ द फाउंडिंग थ्योरी है मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। और इन्होंने इन सब चीज़ों की स्टडी मैथमेटिकल मॉडल्स के बेसिस पे प्रेजेंट किया। ये पूरा जो अध्ययन इनका था, ये मैथमेटिकल मॉडल पे प्रेजेंट किया था। कार्ल हॉस्पर वॉज वन ऑफ द पॉलिटिकल ज्योग्राफर ऑफ जर्मन स्कूल ऑफ थॉट। तो ये रैडजेल पॉलिटिकल ज्योग्राफी से काफ़ी प्रभावित थे। उन्हीं के आइडिया को इन्होंने एक्सपैंड किया और इन्होंने उसे जियोपॉलिटिक्स का नाम दिया। और एक डिसिप्लिन की फॉर्म में इस्टेब्लिश किया। उन्होंने हर एक रीजन की जो पॉलिटिक्स है और उसके जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, उस पर एम्फेसाइज दिया। इन्होंने कंसेप्ट दिया कि कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, पूरी दुनिया डिफरेंट कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स में एग्जिस्ट करती है और हर एक कॉन्टिनेंटल ब्लॉक की अपनी एक
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसको प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं। और इनके आइडियाज़ वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्ट्रैटजीज़ को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था और इनका टाई था, ये ही वॉज वर्किंग फॉर नाजी आइडियोलॉजी। तो इस प्रकार से जर्मन स्कूल का कंट्रीब्यूशन हर एक फील्ड में था। अगर हम कार्टोग्राफी की बात करते हैं तो काफ़ी प्रिसाइज और डिटेल टोपोग्राफिकल मैप बनना चालू हो गया, नई मैपिंग टेक्निक्स और सिंबल डेवलप हो गए, थीमेटिक कार्टोग्राफी इनके टाइम में स्टार्ट हो गई। साथ ही साथ मैप बनाने में स्टैटिस्टिकल डेटा का काफ़ी यूज किया जाने लगा। जियो स्पेशल डेटा मिलिट्री और पॉलिटिकल पर्पजेज से यूज होता था, क्योंकि जर्मन एम्पायर जो हुआ करता था टू एक्सपैंड इट, काफ़ी इन्होंने काम करने की कोशिश किया। इन्होंने नेविगेशन और लैंड यूज प्लानिंग पर काफ़ी काम किया। इनका ह्यूमन ज्योग्राफी भी का इम्पैक्ट था। इनका फोकस फिजिकल ज्योग्राफी से शिफ्ट होकर मैन इन्वायरमेंट के संबंधों को समझना हो गया। पहले के जो ज्योग्राफर्स थे या ज्योग्राफी थी वो अलग अलग पढ़ती थी कि फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का इंटरेक्शन पॉइंट जो है उस पर काफ़ी काम करने की कोशिश किया। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों की बात किया। तो जैसे ही बताया कि क्रिस्टोलर की जो CPT थी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी थी, वो वन ऑफ द लीडिंग थ्योरी थी जो अर्बन प्लानिंग और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब किया करती थी। इन्होंने कल्चर डिफ्यूजन पे काफ़ी काम करना चालू किया। जैसे एंथ्रोपोजोग्राफी का जो सेकेंड पार्ट है, एंथ्रोपोजोग्राफिया का जो सेकेंड पार्ट है, इट डील विद कल्चर डिफ्यूजन। कैसे जो यूरोप के लोग, डिटेल्ड अबाउट कैसे यूरोप के लोग अमेरिका गए एंड दे सेटल्ड देयर और दे ब्रॉट आउट एनवायरमेंटल चेंज इनटू द ज्योग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका पहले हुआ करता था, लेकिन जब यूरोपियन माइग्रेशन स्टार्ट हुए, वहाँ पर रीसेटलमेंट हुआ, तो कैसे वो चीज़ें वहाँ पर एक मॉडिफिकेशन लाया इन्वायरमेंट में। और तो ये मतलब माइग्रेशन और कल्चर डिफ्यूजन कैसे एक चेंज लाती है, बोथ ह्यूमन एंड फिजिकल चेंजेस इन एनी ज्योग्राफी। इन्होंने इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी को इन्फ्लुएंस किया। ये पूरा जो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट था, इसने इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी को काफ़ी डेवलप किया, इन्फ्लुएंस किया। ज्योग्राफी इन्होंने रीजनल और सिस्टमेटिक दोनों ज्योग्राफी पे काफ़ी एम्फसाइज किया और कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क लेट डाउन किया। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में हमबोल्ट का इंपॉर्टेंट काम था, हमबोल्ट का। रीजनल ज्योग्राफी मैंने बताया रीटर का इंपॉर्टेंट काम था। तो दे वर द फादर्स ऑफ बोथ रिस्पेक्टिव ज्योग्राफीज। इसके अलावा इंटीग्रेटेड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स भी स्टार्ट कर दी। चीज़ों को डेटा के बेस पे एनालिसिस करना, क्वालिटी के बेस पे एनालिसिस करना, ये सब भी स्टार्ट कर दिए। अब आते हैं कि कंटेम्प्रेरी फ्रेंच स्कूल भी डेवलप हो रहा था। तो भैया हम अगली एपिसोड में जब देखेंगे तो फ्रेंच स्कूल, तो वहाँ पर पॉसिबिलिज्म फिलॉसफी डेवलप हो रही थी जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को जस्ट अगेंस्ट थी। हमने बताया कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या होता है, जहाँ ये मानते हैं किसी भी जगह पर जो उपस्थित पर्यावरणीय दशाएँ हैं, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, रिलीफ, सॉयल, वेजिटेशन, दे अफेक्ट द ह्यूमन टेंडेंसीज, चाहे वो इकोनॉमिक टेंडेंसी हो, सोशल टेंडेंसी हो, कल्चर टेंडेंसी हो, या एनी टाइप ऑफ टेंडेंसी, माइग्रेशन, हिस्ट्रीज की टेंडेंसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अर्ली जर्मन जोग्राफर, चाहे वो रैडजिल हों, चाहे वो हमबोल्ट हों, चाहे रिटर हों, दे वर फॉलोअर ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। रिटर और रैडजिल, ये इनका ये मानना था कि किसी भी जगह पर ज्योग्राफी ह्यूमन सोसाइटीज़ को सेव करता है। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया 21वीं सेंचुरी को। इन्होंने क्रिटिसाइज बाद में आगे चल के इनके आइडियाज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया और इनको ओवरली सिंप्लिमिस्टिक माना गया। काफ़ी बहुत साधारण तरीके से इन चीज़ों को दर्शाने की कोशिश किया। कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है इन्वायरमेंट। एक ही इन्वायरमेंट कंडीशन में हो सकता है कोई पर्टिकुलर रीजन काफ़ी डेवलप्ड एडवांस हो और दूसरा हो सकता है कि काफ़ी बैकवर्ड हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि इन्वायरमेंट के हर जगह प्रभाव सेम है। इन्वायरमेंट प्रभाव हर जगह, फॉर एग्जाम्पल मानसून जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन कि मानसून किसी क्लाइमेटिक कंडीशन और रफ टोपोग्राफी इंडिया के वेस्टर्न या फिर वेस्टर्न माउंटेनियस एरिया में, जिसे हम बोल सकते हैं सह्याद्री के सहारे भी है, और वही छत्तीसगढ़ के माउंटेनियस एरिया में है। लेकिन छत्तीसगढ़ के माउंटेनियस एरिया अंडर डेवलप्ड है, बैकवर्ड हैं, जबकि हम देखते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला वाले जो रीजन है दे आर हाईली डेवलप्ड। तो इस प्रकार से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसे सीधे कहना कि किसी भी जगह पर इन्वायरमेंटल कंडीशन एक होमोजेनिटी ले डाउन करते हैं, ये आइडिया कहीं ना कहीं क्रिटिकल था, वर्थ क्रिटिसिज्म था। तो इस आइडिया को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला 20वीं सेंचुरी में, स्पेशली इवन बिगनिंग फ्रॉम सम जर्मन जोग्राफर। लेकिन इसका एक पूरा एक आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस दिया गया फ्रेंच स्कूल में। और वन ऑफ दी लीडिंग फ्रेंच जोग्राफर जो थे उनका नाम है वाइडल डी लाप्लास। इन्होंने पॉसिबिलिज्म एक अल्टरनेटिव नरेटिव दिया। इनका ये मानना था कि नहीं, मैन जो है ही इज द ओनर ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना खुद का स्वामी है,
उसकी जैसी ज़रूरतें होती हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके हिसाब से वो इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन करता है, अपने पर्यावरण को उसके आधार से परिवर्तित करता है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। तो मैन एक्टिव बीइंग है, पैसिव बीइंग नहीं है। जैसे कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे, जो जर्मन स्कूल थे, स्पेशली रैटजेल और रिटन का मानना था कि नहीं, कि मैन तो पैसिव है, ह्यूमन इज़ द पैसिव एजेंट इन द सोसाइटी, जिसको वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन शेप करती रहती हैं। लेकिन ब्लास का जो पॉसिबिलिज्म की फिलॉसफी थी, इनका ये मानना था नहीं, मैन एक्टिव प्रेजेंट है, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को मॉडिफिकेशन करता है। इसको उन्होंने सोशल मार्फोज टर्म दिया। ब्लास ने एक टर्म दिया था, सोशल मार्फोज। सोशल मार्फोज, तो सोशल मार्फोज ऐसे लैंडस्केप होते हैं जहाँ पर पर्यावरण मीन्स फिजिकल लैंडस्केप को ह्यूमन अल्टर करता है और फॉर द यूज़ ऑफ ह्यूमन इटसेल्फ, उस चीज़ को। मॉडर्न ज्योग्राफी में इन दोनों पर्सपेक्टिव को ग्रेजुअली अडॉप्ट किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। इस प्रकार से एक नई ज्योग्राफी की शुरुआत होती है। उसने नई ज्योग्राफी ने ह्यूमन एजेंसी को एम्फेसाइज किया कि कैसे वो लैंडस्केप को ह्यूमन शेप करता है, इसे फोकस किया। पॉलिटिक्स और जर्मन स्कूल का एक अलग संबंध है। हम जैसे बताया, पीछे हमने डिस्कवर भी किया कि रैडजेल और हॉस्पर ये दो बड़े विचारक थे जिन्होंने पॉलिटिक्स पर काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। तो लेबेसाम के जरिए रैडजेल ने बताया कि जो क्षेत्र होता है वो अपने आप में एक जीवंत इकाई होता है और वो हमेशा उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। अगर ज़रूरतें नहीं पूरा होता है तो हर क्षेत्र के पास ये अधिकार है कि वो अपना विस्तार करे। और इस प्रकार से ये जो उसी चीज़ को बेस बनाया जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में वर्ल्ड वाइड हॉस्पर ने। इस प्रकार से रोल ऑफ ज्योग्राफी को ग्लोबल पावर स्ट्रगल में यूज़ किया जाने लगा, चाहे मिलिट्री स्ट्रेटजीज और प्लानिंग इसी के आधार पर किया जाने लगा। और जो उपनिवेशवादी शक्तियाँ और राष्ट्रवादी शक्तियों का या विचारों का या आइडियोलॉजीज़ का इमर्जेंस हुआ, दे वर कार्नर स्टोर ऑफ दिस जियो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल नरेटिव ऑफ पर्टिकुलर रीजन। उसी के आधार पर उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। इन्होंने बाद में मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी इन्फ्लुएंस किया और उसकी स्टडीज़ को इन्फ्लुएंस किया। इस प्रकार का जो कंटेम्प्रेरी जियो पॉलिटिकल एनालिसिस है, उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जियो पॉलिटिक्स और जर्मन स्कूल का जियो पॉलिटिकल आइडियाज़। रीजनल ज्योग्राफी और इकोलॉजी पे काफ़ी काम किया। हमने देखा कि हेटलर ने कहा कि ज्योग्राफी इज़ द साइंस ऑफ रीजन या इस प्लेसेस एंड स्पेस। तो उन्होंने काफ़ी एम्फेसिस किया। इन्होंने कई मेथोलॉजी डेवलप किया कि कैसे रीजन क्लासिफिकेशन किया जाए। रीजन का क्लासिफिकेशन फिजिकल बेसिस पे, ह्यूमन बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे, तो डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन की बात की गई। साथ ही साथ कुछ जगहों पर एक सिंथेटिक रीजन की बात किया गया, जहाँ पर नेचर और ह्यूमन सबको मिलाकर काम किया जाए। इसके बाद में ब्रिटिश स्कूल में हॉबर्टसन जैसे लोग आकर काफ़ी इस पर काम करते हैं। तो ह्यूमन और सबको मिलाकर रीजन को प्रोड्यूस करना या प्रोपाउंड करना, उस पर भी काम किया गया जर्मन में। तो इन्होंने कंपेयर किया रीजनल कैरेक्टरिस्टिक सिस्टमेटिकली, कैसे डिफरेंट रीजन सिस्टमेटिकली अलग हैं, मतलब कैसे वो फिजिकल बेसिस पे अलग हैं, कैसे ह्यूमन बेसिस पे अलग हैं, या कंपेज फॉर्म में दोनों के मिक्स में कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं। इसी पे वो सिस्टमेटिकली काम किया गया और इसने कहीं ना कहीं मॉडर्न रीजनल स्टडीज़ को जन्म दिया, जो आज भी काफ़ी रिसर्च के काबिल है। तो जर्मन स्कूल का इन्फ्लुएंस अर्बन ज्योग्राफी पे रहा। क्रिस्टालर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी हमने बताया ही कि वो अर्बन ज्योग्राफी की वन ऑफ लैंडमार्क थ्योरी है, जिसने एक चेंज लाया इन अंडरस्टैंडिंग अर्बन ज्योग्राफी, जिसका मेन गोल था स्पेशल एनालिसिस, कैसे स्पेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड सोसाइटी अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड, स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेसेस, सेंट्रल प्लेसेस अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड दे सर्व सम फंक्शंस। कुछ उनके कार्य होते हैं, कुछ उनके फंक्शंस होते हैं, जो आसपास के एरिया को सर्व करना, अपने एरिया को सर्व करना। दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, बेसिक एंड नॉन बेसिक फंक्शन, उस पर बताया इन्होंने काफ़ी स्टडी किया कि कैसे इकोनॉमिक फैक्टर अर्बन डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। ऑल दिस आइडिया इमर्ज फ्रॉम जर्मन स्कूल से ही इन सब चीज़ सिद्धांतों का विकसित हुआ। और इन्होंने जर्मन स्कूल में ही सिटी की हायरार्की डेवलप की गई। क्रिस्टॉलर की जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है वो विलेज लेवल से लेकर सेंट्रल प्लेस तक, मीन्स बिगर सिटी ऑफ द रीजन, उसके बीच में कैसे रिलेशनशिप होते हैं बेस्ड ऑन 3 एस्पेक्ट। एक तो मार्केटिंग के बेसिस पे, कैसे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ जो सिटीज़ होते हैं उनके बीच में मार्केटिंग के सिस्टम कैसे होते हैं, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम कैसे होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से कैसे एक दूसरे को गवर्न करते हैं, उस चीज़ पर काफ़ी काम किया इन्होंने। इस प्रकार से जो जर्मन स्कूल है उसने अर्बन प्लानिंग और जो नेशन पे भी काम किया, और साथ ही साथ इट हैज़
अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न अर्बन जोग्राफी। मॉडर्न जोग्राफी का क्या काम था? इन्होंने सिस्टमैटिक जोग्राफी का आधार रखा। जर्मन स्कूल ने कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक जोग्राफी की बुनियाद रखी। साथ ही साथ जोग्राफी को डील करने का एक साइंटिफिक मेथोलॉजी विकसित किया। स्टैटिस्टिकल और कार्टोग्राफिकल टेक्निक को यूज करके मैप और स्टैट टेबल टेबुलेशन इनके आधार पर और एक्यूरेट और साइंटिफिक जोग्राफी को डेवलप किया। इन्होंने इन्वायरमेंटल और सोशल जोग्राफी को जन्म दिया। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल और स्पेशल स्टडीज़ पर भी फोकस किया। इन्होंने जर्मन मेथोलॉजी कहीं ना कहीं एक रिलेवेंट एकेडमिक रिसर्च का टॉपिक बन गया। जर्मन जोग्राफी क्रिटिसिज्म क्या था कि ये टू मच रिलाई करता था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को, मानव और प्रकृति के संबंधों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, जबकि उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसको पॉसिबिलिस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ने उसको काफ़ी डिफेंड किया। इसके अलावा जो पॉलिटिकल थेरीज का मिसयूज़ किया गया पॉलिटिकल नरेटिव प्रोपेगेंडा के लिए। फॉर एग्जांपल नाजी जर्मन ने इस चीज़ को काफ़ी मिसयूज़ किया। इसके अलावा ओवर इम्फेसाइज किया गया फिजिकल जोग्राफी पर, ह्यूमन एस्पेक्ट को कम किया गया। फिजिकल एस्पेक्ट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यही बताता है फिजिकल एस्पेक्ट इज मोर पावरफुल देन द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ अ रीजन। लिमिटेड द इंक्लूजन ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर और फैक्टर्स बिहेवियरल फैक्टर, इस फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया इन्होंने। सम थेरीज इन्होंने इस टाइम में जो बनाई गई इनके द्वारा कहीं ना कहीं उनका एम्पिरिकल वैलिडेशन लैक करता है। तो मॉडर्न जोग्राफी इंटीग्रेट करता है, मॉडर्न जोग्राफी कहीं ना कहीं और बैलेंस अप्रोच को इंक्लूड करता है, जो कहीं ना कहीं जर्मन स्कूल में लैक कर रहे थे। अगर हम जर्मन जोग्राफी की लिगेसी की बात करते हैं कि वो क्या लिगेसी छोड़ के गए, तो हमबोल्ट और रिटर ने कहीं ना कहीं जोग्राफी को एक डिसिप्लिन के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया। इससे पहले भी अगर हम जाएँ तो कांट ने जोग्राफी को साइंस बताया, कांट ने जोग्राफी को एक साइंस बताया, और हमबोल्ट और रिटर ने जोग्राफी को एक डिसिप्लिन के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया। रैडजिल ने पॉलिटिकल जोग्राफी की बुनियाद रखी, जो मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का शेप लेती है, जो मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का शेप लेती है। इसके अलावा क्रिस्टॉलर ने थेरीज डेवलप किया, इसने अर्बन प्लानिंग और अर्बन जोग्राफी को रीशेप किया। हिटनर का जो रीजनल अप्रोच है एक फाउंडेशनल वर्क बन जाता है रीजनल स्टडीज़ का। जर्मन का कंट्रीब्यूशन जो है वो मल्टीपल डिसिप्लिन और फील्ड में जोग्राफी की, चाहे इन्वायरमेंटल जोग्राफी, कल्चर जोग्राफी, सोशल जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी, स्टैटिस्टिकल जोग्राफी, हिस्टोरिकल जोग्राफी, इन सब एरिया में कहीं ना कहीं फैला हुआ है। जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो आज के मॉडर्न स्कॉलर्स दे आर आल्सो वर्किंग ऑन दीज आइडियाज एंड प्रिंसिपल टू डेवलप मोर एडवांस एंड मोर रिफाइंड फॉर्म ऑफ जोग्राफिकल एपिस्टेमोलॉजी। कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो जर्मन स्कूल है उसने जोग्राफिकल थॉट को रिवोल्यूशनाइज दिया, उसने एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाया जोग्राफिकल थॉट पे। साथ ही साथ इन्होंने नई थियरीज इन्वायरमेंटल और पॉलिटिकल जोग्राफी में थियरीज डेवलप किया, इकोनॉमिक जोग्राफी में, इसके अलावा अर्बन जोग्राफी में थियरीज डेवलप किया। इसके अलावा सिस्टमैटिक और रीजनल जोग्राफी दोनों अप्रोचेस को इन्होंने पॉनियर किया। मॉडर्न जियोपॉलिटिकल जोग्राफी की और मॉडर्न अर्बन जोग्राफी दोनों की बुनियाद रखी। दो की डिटर्मिनिज्म को क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन स्टिल वन ऑफ द फैक्टर तो है ही किसी भी जगह पर जोग्राफिकल फीचर्स को डिसाइड करने में इन्वायरमेंट का डिटर्मिनिज्म तो रहता ही है, फुल्ली निगेट तो नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं जर्मन जोग्राफी इट कंटिन्यूज टू शेप द कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल डिस्कोर्स। तो these were some ideas, geographers, their thoughts and their contribution to geography, contribution from the German school to the geographical knowledge, episteme and inquiry. Thank you. नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। थैंक यू।